अमेरिका से अमेरिका से कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर सुरेंद्र गंभीर जी, विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस की महासचिव डॉक्टर राम माधुरी रामधारी जी, विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की हिंदी से प्यार है संस्था के संस्थापक श्री अनूप भार्गव जी, गांधी स्मारक इंटरकॉन्टिनेंटल स्कूल इंडोनेशिया से हिंदी शिक्षिका श्रीमती जसमीत कौर जी, श्रीलंका से केलानिया विश्वविद्यालय से सहायक व्याख्याता एवं अतिथि व्याख्याता के पद पर कार्यरत सुश्री जननी मुडागे जी, भारत के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा से छात्र अधिष्ठाता डॉक्टर अनीता शुक्ल जी, कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देने वाले प्रतिभागी छात्र छात्राएं इंडोनेशिया से यजत त्रिपाठी जी, श्रीलंका से एल सुदिनी प्रसंगिका जी तथा भारत से प्रतिभागी अनुराग तिवारी जी, साथ ही फेसबुक से हमारे साथ जुड़े सभी सम्माननीय दर्शकों को हार्दिक अभिवादन। विश्व हिंदी सचिवालय शिक्षा, तृतीयक शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय मॉरिशस एवं भारतीय उच्चायोग मॉरिशस के तत्वाधान में तथा गांधी स्मारक इंटरकॉन्टिनेंटल स्कूल इंडोनेशिया, केलानिया विश्वविद्यालय श्रीलंका, महाराजा सियाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा, भारत और हिंदी से प्यार है अमेरिका के समन्वित सहयोग से आयोजित इस आभासी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज का आभासी कार्यक्रम है हिंदी में अभिव्यक्ति भाग 14। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं स्वागत भाषण से। मैं विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं। आप स्वागत संदेश के माध्यम से कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डालेंगी तथा इन सभी हिंदी सेवी संस्थाओं के इस संयुक्त प्रयास के महत्व को स्पष्ट करेंगी। आपका स्वागत है डॉक्टर माधुरी रामधारी जी। धन्यवाद काशीनाथ जी। अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर सुरेंद्र गंभीर जी, कार्यक्रम में भाग ले रहे सभी शिक्षक एवं छात्रगण, विश्व हिंदी सचिवालय एवं हिंदी से प्यार है के पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण, प्रिय दर्शकगण, आप सबको करजोर नमस्ते। हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि कार्यक्रम की एक और नई कड़ी से आप सबका जुड़ना हिंदी साहित्य का सम्मान करना है। बच्चे, युवा, वयस्क, हर उम्र के लोग हिंदी साहित्य को जितना मान आदर देंगे उतना ही हिंदी का विकास होगा। हिंदी की उन्नति के लक्ष्य से ही हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि कार्यक्रम का अनवरत आयोजन किया जा रहा है और भिन्न देशों से साहित्य के अध्येताओं और अध्यापकों के स्वर हम सब तक पहुंच रहे हैं। साहित्य के विद्वानों के विचार भी हम तक पहुंच रहे हैं। इसी क्रम को जारी रखते हुए विमर्श का एक और नया मंच आज प्रस्तुत है। इस मंच पर मैं आप सबका हृदय से स्वागत करती हूं। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज के हिंदी विभागाध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त प्रोफेसर सुरेंद्र गंभीर जी का मैं विशेष स्वागत करती हूं। संपूर्ण हिंदी जगत में आप विख्यात हैं। विद्यालयों में हिंदी साहित्य पढ़ और पढ़ा रहे सभी को
आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी के प्रति भी मैं कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उन्हीं की सहायता से आपसे मेरा संपर्क हो पाया। आज आपकी अध्यक्षता से इस कार्यक्रम को एक अलग गरिमा प्राप्त होगी। आदर के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ। इंडोनेशिया के गांधी मेमोरियल इंटरकॉन्टिनेंटल स्कूल से श्रीमती जसमीत कौर जी और येजत त्रिपाठी जी, श्रीलंका के केलानिया विश्वविद्यालय से सुश्री जननी मुदागी जी और कुमारी प्रसंगिका जी, तथा भारत से डॉक्टर अनिता शुक्ल जी और उनका छात्र अनुराग तिवारी जी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तीनों देशों के विद्यार्थी अपनी किसी प्रिय साहित्यिक रचना या साहित्यिक विधा के बारे में हिंदी में 5 मिनट के लिए अपने विचार व्यक्त करने वाले हैं। उनकी अभिव्यक्ति से ही हमें यह पता चलेगा कि युवा पीढ़ी साहित्य में कितनी रुचि ले रहे हैं, वे आगे कौन सी कृतियां पढ़ना चाहेंगे, या साहित्य पठन में युवाओं को कैसी कठिनाइयां हो रही हैं और उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए वे स्वयं कैसे प्रयास कर रहे हैं। विद्यार्थियों के शिक्षक भी क्रमिक रूप से साहित्य पढ़ाने के अपने अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे। शिक्षकों के वक्तव्य से ही हम यह जान पाएंगे कि हिंदी साहित्य का बेहतर शिक्षण कैसे किया जा सकता है। एक दूसरे को सुनकर कुछ नया जानने और कुछ अतिरिक्त सीखने की श्रृंखला कभी न रुके। इसी आशा के साथ मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। फेसबुक एवं जूम के साथ जुड़े सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत है और सभी हिंदी विद्वानों को नमन है। धन्यवाद। काशीनाथ, आप म्यूट पर हैं। क्षमा कीजिए बहन जी। स्वागत संदेश प्रस्तुत करने के लिए एवं कार्यक्रम की महत्वता बताने के लिए विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को कोटिशः धन्यवाद। सभी वक्ताओं एवं छात्र प्रतिभागियों से यह विनम्र निवेदन है कि कृपया निर्धारित समय सीमा पर ध्यान देते हुए अपनी प्रस्तुतियां दें। चलिए अब आज के कार्यक्रम के पहले छात्र प्रतिभागी यजत त्रिपाठी जी को सुनते हैं, जो इंडोनेशिया से हमारे साथ जुड़े हैं। आप गांधी स्मारक इंटरनेशनल स्कूल इंटरकॉन्टिनेंटल स्कूल इंडोनेशिया में कक्षा 9 के छात्र हैं। प्रस्तुति के लिए आपका स्वागत है यजत त्रिपाठी जी। आप सभी को सप्रेम नमस्कार। साहित्य समाज का दर्पण होता है, उससे देश काल का दर्शन होता है। हिंदी साहित्य दो विधाओं में मिलता है, एक गद्य विधा और दूसरा पद्य विधा। हिंदी साहित्य का प्रारंभ भाषा से नहीं बल्कि बोली से शुरू हुआ था। जैसे ब्रज भाषा, जो बोली के रूप में ब्रजमंडल में प्रयोग हुआ, धीरे धीरे अन्य बोलियों में जैसे अवधी, भोजपुरी आदि में मिलना प्रारंभ हुआ। भारतेंदु युग में खड़ी बोली का स्वरूप सामने आया। पद्य विधा में सूर, तुलसी, कबीर जैसे आदि कवियों की रचनाएं हिंदी साहित्य में आई। जिस भक्ति काल को कहा गया है वह है कविताएं रचना आई। इसके बाद रीत काल का काव्य हिंदी भाषा में मिला। उसके बाद हिंदी साहित्य में भी रचनाएं आने लगी। काव्य अनेक विधाओं में सामने आया, जो तुकांत था। बाद में एक ऐसा काल आया जो तुकांत कविताओं से विपरीत अतुकांत कविताएं थी। उस काल को मुख्य रूप से छायावाद काल कहा गया, जिसके प्रमुख कवि पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा आदि थे। हिंदी साहित्य में इनकी रचनाएं बहुत ही बेजोड़ और महत्वपूर्ण रही हैं।
इनकी कविताओं से मैं स्वयं प्रभावित हूँ। लीक से हटकर कविता करने वाले निराला का बचपन बंगाल में बीता था। वहां उन्होंने मतवाला पत्रिका का संपादन किया। मतवाला के आधार पर ही इन्होंने अपना नाम निराला रख लिया। निराला की अतुकांत कविताएं को लेकर नए बड़े आलोचकों ने, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी, ने बड़ी आलोचना की कि इनकी कविताएं तुकांत है ही नहीं, इसलिए इसमें गयता का अभाव है। इस कारण इन्हें एक कवि सम्मेलन में भी काव्य पाठ करना पड़ा। उसे सुनकर आलोचकों को काव्य दोष से पीछे हट जाना पड़ा। श्रोता निराला के काव्य को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। कविवर निराला का व्यक्तित्व बहुत ही विराट था। उनमें विरोधी गुणों के प्रवृत्तियां की समन्वय था। नवीनता में विश्वास रखने वाले तो दर्शन को गले लगाने वाले। निराला जी का काव्य विकास विद्रांत से हुआ, जिसमें पंचवटी प्रसंग में अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन हुआ। आप सुने, कवि कहता है, मुक्ति नहीं चाहता, भक्ति रहे काफी है। सुधाकर की कला में अंश यदि बनकर रहूं तो अधिक आनंद है। निराला जी का जीवन अनेक रहस्यों से भरा हुआ था। एक तरफ दीनता तो दूसरी तरफ सामाजिक दुर्दशा। आप स्वयं सुने। डोलती है नाव, प्रखर है धार, संभालो जीवन खेवनहार। तिर तिर फिर प्रबल तरंगों में घिरता है। इस तरह अनामिका स्वच्छंदतावादी युग का प्रतिपादन काव्य संग्रह है। निराला जी के काव्य का निराला जी के काव्य में रहस्यवाद का भी दर्शन हो जाता है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर कहते हैं कि छायावाद ही जब अध्यात्म का पर्दा अपने ऊपर डाल लेता है तो रहस्यवाद का रूप धारण कर लेता है। आप द्वैतवाद का दर्शन करें। वहां कहां कोई अपना सब, सत्य नीलिमा में लैमान, केवल मैं केवल मैं, केवल मैं केवल मैं ज्ञान। एक दूसरा दृश्य देखें। मैं न रहूंगा ग्रह के भीतर, जीवन में रे मृत्यु के विवर। ये गुहा गर्त प्राचीन रुद्ध, नवदिक प्रचार वह किरण शुद्ध। निराला जी की कविताओं में छंदबंद होना स्वीकारते थे। छंद मुक्त काव्य में यह अभिव्यक्त सरल होता है। एक उदाहरण देखिए। शोषित और दुखी लोग ही प्रगतिवादी कविताओं के विषय होते हैं। एक ऐसा ही दृश्य निराला जी के सामने आया जब वह प्रयागराज में एक पुल के ऊपर चलते हुए आ रहे थे। दूसरे सिरे से एक भिखारी दिखाई पड़ता है। उसके प्रति निराला का मन आत्मीय वेदना से जग उठता है। सरस्वती जी वाणी के रूप में व्यक्त होने लगती हैं और भिखारी का दृश्य सामने आता है। वह आता, दो टूक कलेजे का करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लपुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने की, भूख मिटाने की, मुंह फटी झोली पुरानी का फैलाता। दो टूक कलेजे का करता, पछताता पथ पर आता। सामाजिक विषमताओं को देखकर कवि की वेदना जगती है। यह दृश्य देखिए। मैं अकेला, देखता हूं आ रही, मेरे दिवस में सांध्य बेला। पके आधे बाल मेरे, वे निष्प्रभ गाल मेरे। चल मेरी मंद होती आ रही, हट रहा मेला। निराला जी की कविता संग्रह में राम की शक्ति पूजा बहुत प्रसिद्ध है। उसका एक दृश्य आपके सामने रखता हूं। श्री राम शक्ति पूजा के लिए बैठे थे। हनुमान जी 100 कमल पुष्प प्रस्तुत करते हैं। प्रभु राम पूजा में शक्ति पर कमल चढ़ाते हैं। जब 99 पुष्प चढ़ा लिए गए तब पुष्प समाप्त हो गए। चढ़ाने के लिए एक और पुष्प की जरूरत थी। हनुमान जी एक पुष्प की कमी पर व्याकुल हो उठते हैं, जबकि
वह एक पुष्प स्वयं शक्ति ने चुपके से उठा लिया था। हनुमान जी पुनः आकाश को निगलने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। वह बताते हैं कि हनुमान ब्रह्मचारी हैं और इनके ऊपर श्रृंगार का कोई असर नहीं पड़ता। इस पर निराला की पंक्तियों का अवलोकन करें। सहसा नभ में अंजनी रूप का हुआ उदय, बोली माता, तुमने रवि को जब लिया निगल, तब नहीं बोध था तुम्हें, रहे बालक केवल, यह वही भाव कर रहा तुम्हें, व्याकुल रह यह लज्जा की है बात कि माँ रहती सहसे। वस्तुतः निराला का व्यक्तित्व इतना विराट है कि उसमें अनेक विरोधी गुणों का समन्वय है। वह यदि अपने पीड़ा को छुपा छुपा कर सहन कर सके तो दूसरों की पीड़ा पर सहज से विचलित हो सके। यदि स्वाभिमान का अतिशयता है तो निर्भीकता का विशेष गुण है। आचार्य क्षिति मोहन सेन ने निराला की बहुमुखी व्यक्तित्व का संकेत इन शब्दों में दिया। हिंदी साहित्य में निराला का आगमन विद्रोह स्वर की सूचना देता है। आरंभ से अंत तक उनकी काव्य में कथानुगति के प्रति विद्रोह है। यही निराला का प्रथम आकर्षण है। संत कवि के साथ निराला का जगह जगह मेल है। वही पक्कड़पन, वही मस्ती। अंत में अपने अंतर की अनुभूतियों का अवध वर्णन है। धन्यवाद। इंडोनेशिया से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तथा हिंदी साहित्य की इतना सुंदर चित्र प्रस्तुत करने के लिए यजत त्रिपाठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली प्रस्तुति ML संदुनी प्रसंगिका जी की होगी, जो कि श्रीलंका से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप केलानिया विश्वविद्यालय श्रीलंका में हिंदी की छात्रा हैं। आप हिंदी साहित्य पर अपनी प्रस्तुति देंगी। आपका स्वागत है ML संदुनी प्रसंगिका जी। धन्यवाद जी। सभी को नमस्कार। मैं संदुनी लियनगेहू श्रीलंका के केलानिया विश्वविद्यालय में तृतीय स्तर का पूर्व कला स्नातक हूँ। आज इस स्वर्णिम अवसर पर मैं आप लोगों के समक्ष सुहाग के नूपुर उपन्यास के संबंधित मेरा प्रस्तुतिकरण अभिव्यक्त करने जा रही हूँ। मैं बचपन से ही समुद्र की तरह विशाल अनमोल भारतीय साहित्य को अध्ययन करने का इच्छुक रही हूँ। वैसे तो मैंने कहानियां आदि पढ़ी थी, लेकिन उपन्यास पढ़ने का मौका हमें विश्वविद्यालय में आने के बाद ही मिला। इसी सत्र में हमें अमृतलाल नागर जी द्वारा रचित उपन्यास सुहाग के नूपुर को पढ़ने और उसकी समीक्षा करने का अवसर मिला। सबसे पहले मैं आप सभी की जानकारी के लिए उपन्यास सुहाग के नूपुर का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करूंगी। अमृतलाल नागर जी ने हिंदी साहित्य के हर क्षेत्र में अपनी लेखनी चलाई है। व्यंग्यों या कोई यादगार साहित्य हर क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान रहा है। ये तमिल महाकाव्य शिलप्पदिकारम पर आधारित है, जिसे महाकवि इलंगोवर रचा था। इस उपन्यास को कथा से देखो या कला से, दोनों की दृष्टि से ही वो एक बेहतरीन रचना है। यह उपन्यास अमृतलाल नागर जी की प्रतिभा को अद्भुत मौलिकता प्रदान करता है। उस समय के समाज और राज्य व्यवस्था के परिवेश में वैश्य समस्या को आधार बना के नागर जी ने इसमें मनुष्य समाज में होते नारी के अनंत शोषण और पुरुष प्रकृति की प्रभुत्व को कहानी कही है। अगर हम साहित्य की कहानी भंडार को अवलोकन करें तो कई उपन्यास है जिसमें प्रेम त्रिकोण को हम देखते हैं।
इस उपन्यास में दक्षिण भारत के ऐतिहासिक जीवन का विस्तृत और विश्वसनीय चित्रण हुआ है। नागर जी ने सुहाग के नूपुर उपन्यास के रूप में छपने से पहले रेडियो नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये उपन्यास मुझे इतना पसंद क्यों है। आप इस उपन्यास की कई भाषागत लक्षण देख सकते हैं। सुहाग के नूपुर उपन्यास की कहानी 3 व्यक्तियों के इर्द गिर्द घूमती है, माधवी, कोवलन और कन्नगी। कोवलन और माधवी के प्रणय संबंध कोवलन और कन्नगी के बीच परस्पर दंपति जीवन को ही उजागर नहीं करता है, अपितु सारे समाज के संबंधों को एक एक करके परखता है। इसके अलावा उपन्यास कई अन्य मामलों में भी अनूठी है, जैसे विदेशी व्यापारियों के साथ किए जाने वाले व्यवहार, राजतंत्र में व्यापार बढ़ाने की नीतियां, राजनीति तथा कूटनीति, वेश्याओं के सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन की अंदरूनी झलक आदि। ये उपन्यास आपको उत्तर भारत संस्कारों के परिप्रेक्ष्य में दक्षिण भारत में प्रचलित सामाजिक व्यवस्था और जीवन शैली का एक प्रतिबिंब है। उपन्यास में नारी को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, कुलीन तथा निम्न जाति की महिला आदि। माधवी के स्थान पर उपन्यास में कहती है कि वो बचपन से वेश्या नहीं है, उसका पालन पोषण एक वेश्या ने किया है, इसलिए वो वेश्या कहलाती है। लेकिन उसकी वो पुकार पूरे उपन्यास में कोई किरदार नहीं सुनता। कन्नगी एक प्रतिविता स्त्री के रूप में पूरे उपन्यास में सभी किरदारों पर भारी नजर आती है। कोवलन का चरित्र पहले एक कर्मठ पुरुष का नजर आता है, लेकिन धीरे धीरे वो भी एक विशाली पुरुष में बदलता जाता है। कहते हैं कि स्त्री का मन बहुत चंचल होता है, लेकिन ये उपन्यास इस बात का विरोधाभास प्रस्तुत करता है, जिसमें मैं भी स्वयं सहमत हूँ। इस उपन्यास में जहाँ नारी का मन शांत और स्थिर नजर आता है, वहाँ पुरुष मन चंचल नजर आता है, लेकिन पुरुष मन की बात सिर्फ कोवलन तक ही सीमित है। अब मैं अपनी कहानी इस तरह समाप्त करूंगी कि इस कृति के अंतिम प्रसंग ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया। ये है, एक बात तो सच है कि भगवान बुद्ध जी के अनुसार इंसान कर्म से पहचाना जाता है, न कि जन्म से। अब मेरी बात खत्म हो गई। सुनने के लिए आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। सुप्रसिद्ध तमिल लेखक इलंगो अडिगल की रचना शिलापतिकारम अर्थात टूटे पायल पर आधारित अमृता नागर जी की रचना पर इतनी सुंदर प्रस्तुति देने के लिए श्रीलंका से ML सुडिनी प्रसंगिका जी को को अपने विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली प्रस्तुति के लिए आ रहे हैं भारत से छात्र अनुराग तिवारी जी। आप महाराजा सियाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा भारत में PhD कर रहे हैं। आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कविता लेखन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान तथा कहानी लेखन प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। आपकी रुचि कविता लेखन और साहित्य के अध्ययन में है। प्रस्तुति के लिए आपका स्वागत है अनुराग तिवारी जी। सर्वप्रथम तो मैं आभासी मंच के द्वारा जुड़े सभी विद्वतजनों और शिक्षकों को प्रणाम निवेदित करता हूं। मैं तिवारी अनुराग प्रेमचंद महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय वडोदरा में PhD का छात्र हूं। हिंदी साहित्य में हर साहित्यकार का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है और इन्हीं में से कुछ रचनाकार जैसे कबीर, नागार्जुन, मनीषा कुलश्रेष्ठ, उर्मिला शिरीष और नाटककार सुरेंद्र वर्मा मेरे प्रिय रचनाकारों में से। आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष मेरे एक और प्रिय कवि और तेवरी काव्य के प्रवर्तक
तेवरीकार प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा और उनकी तेवरियों के विषय के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा का जन्म 4 अगस्त 1957 को मुजफ्फरनगर जिले के गंगधाड़ी गांव में हुआ और आपने अपनी शोध उपाधि मणिपुर विश्वविद्यालय में से 1988 में प्राप्त की। 1983 से 1990 तक आप गुप्तचर विभाग में अधिकारी के पद पर रहे और उसके बाद अनवरत रूप से प्राध्यापक, रीडर, प्रोफेसर के पद पर रहते हुए आपने हिंदी साहित्य की सेवा की। अब हम तेवरी पे आते हैं। तेवरी से आशय है कविता में एक विशेष प्रकार के तेवर का होना। यह शब्द मूलतः त्योरी से बना है। भ्रिकुटी चढ़ाकर क्रोध में कही गई बात के लिए भाववाचक संज्ञा के रूप में तेवरी शब्द का प्रयोग होता है। 11 जनवरी 1981 को पुरुषोत्तम दास टंडन हिंदी भवन मेरठ के सभागार में लगभग 50 रचनाकारों की संगोष्ठी हुई और यहीं से तेवरी काव्य आंदोलन की भूमिका तैयार हुई। इसके लिए वैचारिक पृष्ठभूमि पवन कुमार पवन, डॉक्टर कृष्णावतार और जगदीश सुधाकर ने दी। योगेंद्र शर्मा तेवरी पक्ष पत्रिका में लिखते हैं कि तेवरी नाम है उस तेवर युक्त छंदबद्ध कविता का जिसमें आकाश की बात नहीं, माटी की सुगंध है। इसमें पाउडर या सेंट की सुगंध न होकर श्रमिक के पसीने की सुगंध है। सदी के 5वें दशक में जब देश आजाद हुआ तो तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन है और इसी परिवर्तन ने तेवरी काव्य के लिए उर्वर पृष्ठभूमि तैयार की। भारत के लिए जिस स्वतंत्र राष्ट्र की कल्पना की गई थी वो कल्पना बन के रहेगी। जिस सामान्य जनमानस ने इस स्वतंत्रता हेतु अपना सर्वस्व त्याग दिया उसकी स्थिति आजादी के बाद भी दोयम दर्जे की बनी रही। राजनीतिक छल, प्रपंच, अवसरवादिता, झूठ, तुष्टीकरण, आरोप प्रत्यारोप ने भारतीय लोकतंत्र के प्रति जनता के मन में मोहभंग का भाव भर दिया। तत्कालीन कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था जिस पर देश की बहुत बड़ी आबादी आश्रित थी उसमें सुधार करने के बजाय सत्ताधारकों ने पश्चिम की औद्योगिक क्रांति को अपनाया, जिसके कारण कृषि और विनिर्माण क्षेत्र दोनों पर बुरा असर पड़ा क्योंकि कृषि का विकास नहीं हुआ और विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए हमारे पास संसाधन की बहुत अधिक कमी थी। इन सब के साथ साथ दंगे, सामाजिक पिछड़ापन, गरीबी और भुखमरी भी बनी रही। उपरोक्त सभी कारणों ने मिलकर एक सहृदय मन को आंदोलित किया, जिसके परिणाम स्वरूप जो मोहभंग आया उसी से तेवरी कविता का उद्भव हुआ। सामान्य शब्दों में कहें तो तेवरी परिवर्तन की कविता है। वह यथास्थितिवाद के स्थान पर सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहती है। वर्तमान समय में इन तेवरियों की प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है और इसका कारण तेवरी की संवेदना है जिसे हम इन पंक्तियों के माध्यम से समझ सकते हैं। अब न बालो और गालो की कथा लिखिए, देश का असली पता लिखिए, लोग नक्शों के निरंतर कर रहे टुकड़े, लिख सके तो एक बार फिर एकता लिखिए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तेवरी असंतोष और आक्रोश के कारण उपजी कविता है। विरोध रस के प्रवर्तक रमेश राज जी आक्रोश को विरोध का स्थायी भाव मानते हैं। उनके अनुसार अत्याचारी का कुछ भी न बिगाड़ पाने की विवशता आक्रोश को जन्म देती है। अपमान, उपहास, तिरस्कार की मार से तिलमिलाता मनुष्य भीतर ही भीतर घुटता है और उसके मन ही मन उस व्यक्ति को भी कोसता है, श्राप देता है जिसने उसके मन को चोट पहुंचाई। तेवरीकार उस कसक को महसूस कर अपने शब्दों के माध्यम से समाज में प्रस्तुत करता है। जैसे पसीना हलाल करो, काल महाकाल करो, तेल बना रक्त जले, हड्डियां मशाल करो, संगीन के सामने खुरपी व कुदाल करो, कालीमा को चीर दो, दिशा दिशा लाल करो, सबसे पहले हल अब भूख का सवाल करो। जहां अन्य काव्य आंदोलन केवल समस्याओं पर ध्यान इंगित करते हैं, वहीं तेवरी समाधान की ओर भी ध्यान आकृष्ट करती है। जैसे धुंध है घर में उजाला लाइए, रोशनी का एक दुशाला लाइए, केचुओं की भीड़ आंगन में बढ़ी, आदमी अब रीढ़ वाला लाइए। इस प्रकार तेवरी अपने पूर्ववर्ती काव्य आंदोलनों से अलग स्थान रखता है। तेवरी भाषा और प्रतीकों के स्तर पे भी सरलता को अपनाती है ताकि वह आम जन के लिए सुलभ हो सके। अंततः तेवरी की आज के युग में आवश्यकता को हम देवराज जी की इन पंक्तियों से समझ सकते हैं। हम तेवरी सुनकर इस देश को उठाएं, आबाल वृद्ध युवकों को स्वप्न से जगाएं, भूखा रहे न कोई इसका उपाय ये है, खेती करे संभल कर भारी फसल उगाएं,
बल तो बहुत सारा लगा है भटकाव में, ऐसी जवानियों को हम रास्ता दिखाएं। बूढ़े विचार कब तक इस देश को छलेंगे, जिन पर जमे हुए वे कुर्सियां हटाएं। निर्माण कर रही जो हारे हुए मनों का, कविता नहीं सुनो वह कूड़ा उसे जलाएं। ऐसे लिखें कि तूफाने काय, हो आग शब्द सारे क्रांति गीत गाए। धन्यवाद। भारत से अनुराग तिवारी जी को तेवरी काव्य पर शानदार प्रस्तुति देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। विद्यार्थियों की इन सुंदर प्रस्तुतियों के पश्चात कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वक्तव्य के लिए मैं श्रीमती जसमीत कौर जी को आमंत्रित करता हूं। आप इंडोनेशिया से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप गांधी स्मारक इंटरकॉन्टिनेंटल स्कूल इंडोनेशिया में भारत भाषा अधिग्रहण विभाग में हिंदी शिक्षिका के रूप में वर्ष 2006 से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। वक्तव्य प्रस्तुति के लिए आपका स्वागत है श्रीमती जसमीत कौर जी। उपस्थित सभी अतिथिजन व श्रोतागणों को मेरा सादर नमस्कार। सर्वप्रथम मैं श्रीमती माधुरी रामधारी जी को आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि कार्यक्रम के मंच पर आमंत्रित किया और अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। हमारे विद्यालय में हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि हम सारे लोग को नॉमिनेशन करना। मनदीप जी, आप सबको म्यूट कर दें। मनदीप जी, हाँ, कृपया जारी रखें। जी, तो हिंदी हमारे विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। किंडरगार्टन से ही विद्यार्थियों के पास द्वितीय भाषा को चुनने का एक विकल्प रहता है। तो वे फ्रेंच, हिंदी, मैंडरिन व बहासा इंडोनेशिया इनमें से किसी भी एक भाषा को चुन सकते हैं। तो अधिकतर हिंदी भाषा चुनने वाले विद्यार्थी भारतीय ही होते हैं। किंडरगार्टन से कक्षा 5 तक बहुत ही बुनियादी तौर पर विद्यार्थियों को हिंदी बोलना व पढ़ना सिखाया जाता है। पीवाईपी कार्यक्रम के अनुसार द्वितीय भाषा को लिखने के अतिरिक्त भाषा को बोलने व समझने पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। और कक्षा 6 में आने के बाद जो एमवाईपी कार्यक्रम हमारे विद्यालय में चलता है, उसके अंतर्गत शिक्षक पहले विद्यार्थियों के मूलभूत ज्ञान को दोहराकर उसके बाद आगे की चीजें उनसे अवगत कराने का प्रयास करते हैं। तो एमवाईपी कार्यक्रम में द्वितीय भाषा को 4 भागों में विभाजित कर दिया जाता है: पढ़ना, लिखना, बोलना व सुनना। और इन सभी को सिखाने के लिए विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित की गई भारतीय लेखकों की कृतियां, जैसे कि नैतिक कहानियां, कविताएं, निबंध, आत्मकथा, पत्र, ईमेल, इन सभी को पढ़ाकर लिखना भी सिखाया जाता है। और विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास को ध्यान में रखते हुए सभी का मूल्यांकन भी अलग अलग रूप में ही किया जाता है, क्योंकि कुछ विद्यार्थी यदि बोलने में कुशल हैं तो कुछ लिखने में, कुछ भाषा को सुनने से समझ नहीं पाते लेकिन लिखित भाषा में उनका ज्ञान अधिक होता है। तो हिंदी साहित्य के प्रभाव को बनाए रखने के लिए पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हम कुछ गतिविधियों का भी आयोजन करते हैं, जैसे कि कविता पाठ, भाषण, नाटक और हिंदी दिवस पर सुलेख प्रतियोगिता आदि। भारतीय दूतावास की ओर से भी हमारे विद्यालय के साथ साथ कुछ और विद्यालयों को भी स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस पर देशभक्ति गीत गायन के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसमें हमारे विद्यालय के विद्यार्थी बहुत ही उत्साह से भाग लेते हैं। दूतावास में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष में लगभग 2 बार विद्यार्थियों के लिए निबंध, भाषण, कविता पाठ आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है और विजेताओं को माननीय राजदूत महोदय द्वारा पुरस्कृत भी किया जाता है। तो इन सभी कार्यक्रमों द्वारा विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे कि वे हिंदी भाषा व साहित्य के महत्व को समझ सकें और भावी जीवन में देश विदेश में जहां भी उन्हें जाने का मौका मिले और अवसर प्राप्त हो कहीं इस भाषा को प्रयोग करने का, तो वे इसका भरपूर लाभ उठा सकें। विद्यार्थी सबसे अधिक रुचि नाटक में लेते हैं और कुछ नाटक उनके अभ्यास पुस्तिका में किसी पाठ के रूप में होते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को एक एक पात्र दे दिया जाता है, जिससे कि वो बड़े ही उत्साह से उसको पूरे हाव भाव के साथ प्रस्तुत करते हैं और भविष्य में भी इसी प्रकार की गतिविधियों की मांग करते हैं।
जिसके लिए हम उन्हें एक परिस्थिति या विषय प्रदान कर देते हैं, या फिर वे अपनी रुचि का भी कोई विषय ले सकते हैं और उस पर संवाद लेखन तैयार करने के लिए कहते हैं, जो उन्हें बहुत ही रुचिकर लगता है। विद्यार्थी अधिकतर पत्र लेखन करते समय प्रश्न पूछते हैं कि पत्र लिखने की क्या आवश्यकता है, और उनके इस प्रश्न को स्वाभाविक ही समझती हूँ मैं, क्योंकि आजकल पत्र लिखने का चलन खत्म ही होता जा रहा है और ईमेल लेखन का जमाना आ गया है। मुझे लगता है कि इसी कारण IGCSE पाठ्यक्रम में भी ईमेल को अधिक महत्व दिया गया है और सम्मिलित भी किया गया है। लेकिन आज भी भारत में कुछ ऐसे वरिष्ठ नागरिक हैं जो अभी डिजिटल दुनिया से इतने जुड़ नहीं पाए हैं और अपेक्षा करते हैं कि उनके परिवारजन उन्हें पत्र लिखकर उनका हाल पूछें, जिससे उनकी भावनाएं भी जुड़ी होती हैं, क्योंकि फोन पर बात करने से तो 1-2 बार में ही बात समाप्त हो जाती है, लेकिन पत्र को वो बार-बार पढ़ते रहते हैं तब तक जब तक कि दूसरा पत्र नहीं आ जाता। तो ये सभी बातें हमें विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रम से और इन भावनाओं से जोड़े रखने के लिए बतानी पड़ती हैं। तो इसी तरह एक विद्यार्थी इन बातों से उत्साहित होकर उसने अपनी दादी को पत्र लिखना आरंभ किया, जिससे कि वे बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि वे किसी भी तरह से डिजिटल से जुड़ी हुई नहीं थी, कोई भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं था उनके पास, भारत में अकेली रहती थी। तो बहुत ही उनको प्रसन्नता हुई कि विद्यार्थी इस प्रकार से अपनी हिंदी भाषा का प्रयोग कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार यदि हम चाहें और मिलकर प्रयास करते रहें तो हिंदी भाषा व साहित्य के प्रति विलुप्त होती रुचि और महत्व को फिर से जागृत कर सकते हैं। हमारे यहाँ कुछ विद्यार्थी दक्षिण भारतीय भी होते हैं, तो दक्षिण भारतीयों के लिए हिंदी भाषा को सीखना अभी भी उतना ही चुनौतीपूर्ण है और शिक्षकों के लिए भी बहुत ही एक कठिन चुनौती है। उनको सिखाने के लिए हमें कुछ ना कुछ इस तरह के दिशा निर्देश अलग से ही तैयार करने पड़ते हैं, ताकि वो इसे समझ सकें और जो भी अपेक्षित कार्य है उसको अच्छे से करने का प्रयास कर सकें। इन विद्यार्थियों को समय समय पर हमें प्रोत्साहित करना पड़ता है और इसी के लिए जब भी कभी देखती हूँ कि निराश है तो श्री हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियां दोहरा देती हूँ कक्षा में। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़ना गिरना गिर कर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आशा करती हूँ कि छोटा सा प्रयास जो ये हम अपने विद्यालय की ओर से कर रहे हैं, इसमें हम सफल होंगे और इसी तरह भाषा में साहित्य को आगे भी पढ़ाने में और इसको आगे बढ़ाने में सफल होंगे। धन्यवाद। हिंदी साहित्य शिक्षण के विविध पहलुओं पर इस प्रभावशाली वक्तव्य के लिए इंडोनेशिया से श्रीमती जसमीत कौर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्तव्य के लिए हम सुश्री जननी मुडागे जी को आमंत्रित करते हैं, जो श्रीलंका से हमारे साथ जुड़ी हैं। आपने 4 वर्षों से अधिक के लिए केलानिया विश्वविद्यालय के हिंदी अध्ययन विभाग में सहायक व्याख्याता और अतिथि व्याख्याता के रूप में काम किया है। आप वर्तमान में केलानिया विश्वविद्यालय में सहायक छात्र परामर्शदाता के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं तथा रूहाना विश्वविद्यालय में हिंदी की अतिथि व्याख्याता के पद को भी सुशोभित कर रही हैं। वक्तव्य के लिए आपका स्वागत है सुश्री जननी मुडागे जी। सभी को नमस्कार। क्या मैं मेरा प्रेजेंटेशन शेयर कर सकती हूँ? जी कर सकते हैं आप। ये शुरू कीजिएगा। ओके। बहुत धन्यवाद आप सभी को मुझे ये मौका देने के लिए। मैं जननी मुडागे हूँ, केलानिया विश्वविद्यालय के एक अतिथि प्राचार्य के रूप में काम कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं यही कहना चाहती हूँ, डॉक्टर माधुरी जी आपको और अतिला जी आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए।
आज मैं आप लोगों के सामने श्रीलंका में हिंदी साहित्य की रुचि के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं कैलेनिया विश्वविद्यालय के संदर्भ में चर्चा कर रही हूँ। इस प्रस्तुतिकरण द्वारा मैं इन शीर्षकों पर बात कर रही हूँ। किन कक्षाओं में हिंदी साहित्य से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाता है, छात्रों को हिंदी की कौन सी साहित्यिक रचनाएं पढ़ाई जाती हैं, विद्यार्थी किन रचनाओं में अधिक रुचि लेते हैं, हिंदी साहित्य पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कैसे प्रोत्साहित किया जाता है और अंत में साहित्य के प्रति छात्रों की रुचि कैसे बढ़ाई जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे किन कक्षाओं में हिंदी साहित्य से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाता है। कैलेनिया विश्वविद्यालय में एक हिंदी विभाग है। श्रीलंका में कई विश्वविद्यालयों में यानी जयवर्धनपुर विश्वविद्यालय, सबरगमु विश्वविद्यालय, राजरट विश्वविद्यालय आदि विश्वविद्यालयों में हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है, लेकिन सिर्फ कैलेनिया विश्वविद्यालय में है एक हिंदी विभाग। हमारे यहाँ एक विदेशी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाई जाती है और हमारे यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय में 2 वर्ग के छात्र आते हैं। पहला वर्ग है जो अपने 12वीं परीक्षा के लिए 13वीं परीक्षा के लिए हिंदी पढ़कर आते हैं और दूसरा वर्ग है कैलेनिया विश्वविद्यालय से ही से लेकर ही हिंदी पढ़ते हैं। जो लोग पहले पढ़कर आते हैं वे उन लोगों को पढ़ाते हैं स्कूलों में हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी बाल कविताएं, कहानियां आदि। और जो लोग यूनिवर्सिटी आकर ही हिंदी पढ़ते हैं उन लोगों को हिंदी साहित्य इतिहास, हिंदी गद्य साहित्य का विचार विकास आदि विश्वविद्यालय से ही पढ़ाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे छात्रों को हिंदी की कौन सी साहित्यिक रचनाएं पढ़ाई जाती हैं। कैलेनिया विश्वविद्यालय में दोनों उपाधि के लिए यानी जनरल डिग्री और स्पेशल डिग्री दोनों के लिए हिंदी एक विषय के रूप में है। हम देखेंगे जनरल डिग्री यानी ये 3 वर्षों तक है। पहले वर्ष में सभी लोग हिंदी पढ़ते हैं, यानी उन लोगों को व्याकरण के साथ साथ हिंदी साहित्य के बाल कहानियां, बाल कविताएं आदि पढ़ाते हैं। इसके बाद जनरल डिग्री के लिए मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, शिवमंगल सिंह सुमन आदि लेखकों द्वारा रचित कविताएं पढ़ाते हैं। इसके साथ साथ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पुरस्कार, आदमी का बच्चा, यशपाल द्वारा रचित, मृणाल पांडे द्वारा रचित खेल, प्रेमचंद द्वारा रचित कफन आदि कहानियां पढ़ाते हैं। इसके साथ साथ एकांकी, राखी का मूल्य, चारुमित्र आदि एकांकियां भी पढ़ते हैं। इसके साथ साथ हिंदी जनरल डिग्री के लिए खाकी, प्रायश्चित आदि कहानियां, माता पिता, गणमुखी माँ आदि एकांकियां और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, बालकृष्ण राव, नागार्जुन, मैथिली शरण गुप्त आदि द्वारा रचित कविताएं पढ़ाते हैं। यह है जनरल डिग्री के लिए। स्पेशल डिग्री के लिए हम दोनों उपन्यास सुहाग के नूपुर, जिसके बारे में संदनी ने पहले बताया है, और गोदान प्रेमचंद द्वारा रचित यही उपन्यास पढ़ाते हैं। इसके साथ साथ रीढ़ की हड्डी, रेशमी टाई आदि एकांकियां और नाटक आधे अधूरे, ध्रुव स्वामिनी आदि कहानियां और पद्य के बारे में चर्चा करें तो जूही की खली, कामायनी, संध्या सुंदरी, यमुना छवि, गुलाबी चूड़ियां, साकेत, गांव के लड़के, बस बहुत हो चुका आदि कविताएं भी स्पेशल डिग्री के छात्रों को पढ़ाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे विद्यार्थी किन रचनाओं में अधिक रुचि लेते हैं। कैलेनिया विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में दोनों हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य दोनों पढ़ाते हैं बराबर, लेकिन मुझे लगता है कि छात्र हिंदी पद्य साहित्य की अपेक्षा हिंदी गद्य साहित्य के लिए रुचि रखते हैं। उन लोगों को सुहाग के नूपुर, गोदान आदि उपन्यास, कहानियां, ये सब उन्हें बहुत पसंद है। पद्य भी चाहते हैं, लेकिन
पद्य से ज्यादा गद्य साहित्य के लिए उनकी रुचि अधिक है। इसके बाद हम देखेंगे हिंदी साहित्य पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कैसे प्रोत्साहित किया जाता है। कल्याणी विश्वविद्यालय में पहले वर्ष से चौथे वर्ष तक हिंदी पढ़ने वाले छात्रों को हिंदी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके लिए हिंदी विभाग में एक बड़ा सा पुस्तकालय भी है, हिंदी किताबें हैं, ये सब पढ़ने के लिए हम प्रोत्साहित करते हैं। और इसके साथ साथ पहले स्पेशल फर्स्ट ईयर में उनको एक असाइनमेंट होता है, हिंदी कहानी का अनुवाद सिंहली में करना है। इसके लिए उन छात्रों को बहुत सारी कहानियां पढ़ना है। इसके लिए इसके साथ साथ उनकी रुचि भी बढ़ते हैं। इसके साथ साथ हम हमारे सिलेबस में एक फिल्म भी है, शोले नामक। शोले फिल्म देखने से भी उनकी रुचि बढ़ते हैं। इसके साथ साथ उनको हिंदी किताबें पढ़ना और नाटक आदि दिखाने से, नाटक फिल्म वगैरह हिंदी गाना भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने दिखाने से So मध्य प्रदेश becoming the new गुजरात। जी मैम, आप कंटिन्यू करिए। दिखाने से भी उनको प्रोत्साहित किया जाता है। अंत में हम देखेंगे साहित्य के प्रति छात्रों की रुचि कैसे बढ़ाई जाती है। हमारे यूनिवर्सिटी में, कल्याणी विश्वविद्यालय में, यदि भारत से कोई प्रोफेसर वगैरह आते हैं, हम उनके साथ हमारे छात्रों को एक कॉन्फ्रेंस वगैरह रखते हैं। इससे भी बच्चों को रुचि बढ़ते हैं और हम विभाग में हिंदी मैगजीन्स, हिंदी किताबें बहुत देते हैं उनको पढ़ने के लिए। और इसके साथ साथ हम हिंदी गाने, हिंदी फिल्में वगैरह, महाभारत आदि टीवी शोज भी हम बच्चों को दिखाते हैं। इससे भी हिंदी साहित्य के प्रति छात्रों की रुचि बढ़ाते हैं। मेरा प्रस्तुतिकरण यहाँ से समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद। इस ज्ञानवर्धक वक्तव्य के लिए सुश्री जननी मुडागे जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्तव्य के लिए हम आमंत्रित करते हैं भारत से डॉक्टर अनीता शुक्ल जी को। आपने महाराजा सियाजीराव विश्वविद्यालय वडोदरा से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है तथा वर्ष 2008 में इसी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर आपकी नियुक्ति हुई है। वर्तमान में आप महाराजा सियाजीराव विश्वविद्यालय के कला संकाय में छात्र अधिष्ठाता के पद पर कार्यरत हैं। आपके करीब 40 शोध आलेख तथा 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 50 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में आपकी सहभागिता रही है। आपको वर्ष 2019 में लोक साहित्य योगदान के लिए स्वर्गीय लक्ष्मी देवी देवपुरा सम्मान से सम्मानित किया गया। वक्तव्य के लिए आपका स्वागत है डॉक्टर अनीता शुक्ल जी। बहुत धन्यवाद। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस द्वारा आयोजित इस आभासी कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि भाग 14 में इस पटल पर उपस्थित विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी, उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी, इस गोष्ठी के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर सुरेंद्र गंभीर जी, मेरे साथी वक्ता एवं छात्र प्रतिभागी, कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर काशीनाथ जी, विश्व भर से जुड़े हिंदी के साधक, प्रबुद्ध श्रोतागण, आप सभी को सादर प्रणाम, यथोचित तथा स्नेहाशीष। साहित्य के प्रति अभिरुचि होना संस्कार है और साहित्य के प्रति अभिरुचि बढ़ाना अपने आप में एक संस्कार प्रक्रिया है जिसका आरंभ बचपन से हो जाता है। विश्व हिंदी सचिवालय का यह कार्यक्रम उसी संस्कार प्रक्रिया का एक स्वरूप है।
इतने सुचिंतित कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं विश्व हिंदी सचिवालय को बधाई देती हूँ और मुझे इस कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर देने के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। छात्र जब विश्वविद्यालय पहुंचता है तब उसके क्षितिज का विस्तार होता है। अब वह अपने भविष्य के प्रति बिल्कुल सजग होता है और उसका पूरा ध्यान इस ओर होता है कि मैं अध्ययन के लिए वह कौन सा विषय चुनूं जिसमें अच्छी नौकरियां हो तथा अच्छा पैकेज हो। विश्वविद्यालयों को विद्यार्थियों के इन उद्देश्यों को भी ध्यान में रखकर अपना पाठ्यक्रम बनाना होता है। संस्कृत के आचार्यों ने साहित्य के प्रयोजन की चर्चा की है। आचार्य मम्मट ने लिखा है, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षतये सद्यः परिनिवृत्तये कांता संवितयोपदेश युजे। अर्थात यश, धन, व्यवहार कुशलता, अनिष्ट निवारण, आनंद और कांता संवित उपदेश साहित्य के प्रयोजन हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता रूपी ताले की कुंजी व्यवहार कुशलता है। हम हिंदी भाषा साहित्य का अध्ययन अध्यापन करते हैं और हम जीवन में भाषाई व्यवहार कुशलता की अनिवार्यता और इसके महत्व को समझते हैं। मैं यह मानती हूं कि यह व्यवहार कुशलता सीखने के लिए हिंदी भाषा साहित्य के छात्र को अलग से किसी व्यक्तित्व विकास की कक्षा में जाने की आवश्यकता नहीं है। वाणी की कला सीखने के लिए उसे कबीर को पढ़ना है। बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी, किए तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। परिवार तथा समाज में सामंजस्य बिठाते हुए जीने की कला सीखने के लिए उसे तुलसीदास को पढ़ना है। अर्थोपार्जन के लिए उसे काव्य शास्त्र के सिद्धांतों का नए संदर्भों में प्रयोग करके अपनी शब्द संपदा तथा सृजन कला का अभिनव प्रयोग करके लेखन के नए नए क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का उपयोग करना है। हम अपने छात्रों को शब्द शक्तियां तो पढ़ा देंगे, लेकिन शब्द शक्तियों का प्रयोग व विज्ञापन लेखन में कैसे करें, यह उनकी सृजनशीलता पर निर्भर करता है। हम उन्हें भरत मुनि का नाट्यशास्त्र पढ़ा देंगे, लेकिन नाट्यशास्त्र के सिद्धांतों का प्रयोग फिल्म लेखन में कैसे करना है, यह उन्हें साधना है। हम जब अपने विभाग में पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो इन सब क्षेत्रों के अनुप्रयोगों को ध्यान में रखते हैं। महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1949 में बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय की दूरदर्शी परिकल्पना के अनुसार हुई। महाराजा यह मानते थे कि भाषा संपर्क का माध्यम है। पूरे देश में संपर्क के लिए एक भाषा होनी चाहिए तथा वह हिंदी हो सकती है। उसी दृष्टिकोण को केंद्र में रखकर आज तक हमारे विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को बीए के प्रथम वर्ष में एक सत्र में हिंदी का एक आधार पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता रहा है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अन्य संकायों में भी एईसी अर्थात एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स के अंतर्गत स्नातक के एक सत्र में हिंदी का एक प्रश्न पत्र पढ़ाया जाता है। हिंदी विभाग में बीए, एमए तथा पीएचडी की शिक्षा प्रदान की जाती है। बीए के 3 वर्ष अर्थात 6 सेमेस्टर के अंतर्गत हमने अपने पाठ्यक्रम में गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, हिंदी मीडिया लेखन, हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा, गद्य के विविध रूप, विज्ञापन और हिंदी भाषा, प्रयोजन मूलक हिंदी, नाट्य विधा, लोक संस्कृति, हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास, भारतीय साहित्य सिद्धांत, संचार माध्यम लेखन, पाश्चात्य काव्यशास्त्र एवं हिंदी आलोचना, हिंदी में अनुदित गुजराती भाषा साहित्य आदि को समाहित किया है। एमए के 2 वर्ष अर्थात 4 सेमेस्टर के अंतर्गत हमने हिंदी साहित्य का इतिहास, भारतीय काव्य शास्त्र, प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक हिंदी काव्य, हिंदी का कथा साहित्य, गुजराती भाषा साहित्य, हिंदी नाटक एवं एकांकी, विविध गद्य विधाएं, आधुनिक समीक्षा, भाषा विज्ञान, भारतीय साहित्य, हिंदी मीडिया लेखन, लोक साहित्य, शोध प्रविधि तथा लोक संस्कृति आदि विषयों को अपने पाठ्यक्रम में समाहित किया है। मेरे शोध का विषय लोक साहित्य है, इसलिए एमए में मैं लोक साहित्य पढ़ाती हूँ। इसके अतिरिक्त मैं नाटक भी पढ़ाती हूँ। बीए में मैं पद्य साहित्य विशेष रूप से पढ़ाती हूँ। इसके अतिरिक्त जो भी विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है वो भी पढ़ाती हूँ। अब प्रश्न यह है कि मैं साहित्य के प्रति अपने विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाने के लिए क्या करती हूँ। तुलसी जब माँ जानकी से कहते हैं कि हे माँ, कभी अवसर पाकर कुछ करुण कथा सुनाकर मेरे प्रभु को मेरी याद दिलाना। कबहुक अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधिद्याय भी कछु करुण कथा सुनाए। तो हमें भी सीखना है
कि हम सही अवसर की तलाश करके एक अच्छी भूमिका के साथ अपनी बात प्रभावी ढंग से किस प्रकार कहें। भक्ति के क्षेत्र का सत्य सामाजिक जीवन के क्षेत्र में भी उतना ही उपयोगी है। कविता के दार्शनिक पक्ष को समझने की बारी बाद में आएगी। मैं काव्य के साहित्यिक मूल्य की चर्चा करते हुए उससे विद्यार्थी संचार कौशल का विकास कैसे करें यह तो बताती ही हूँ। भाषा साहित्य जीविकोपार्जन का माध्यम कैसे बन सकता है यह भी बताती हूँ। इसके अतिरिक्त मैं उनके लिए वाद विवाद प्रतियोगिता पुस्तक चर्चा जैसे कार्यक्रमों का आयोजन भी करती हूँ। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मेरी लोक साहित्य की कक्षा में मेरे छात्र बहुत रुचि लेते हैं और मैं जिस प्रकार से लोक साहित्य के ऐतिहासिक वैज्ञानिक साहित्यिक छांदसिक समाज शास्त्रीय तथा सांगीतिक महत्व को बताते हुए उन्हें लोक से जोड़ते हुए प्राचीन और आधुनिक के बीच एक नैरंतर्य स्थापित करती हूँ, उससे वे भारत के सांस्कृतिक इतिहास से तो परिचित होते ही हैं, भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। लोक साहित्य के माध्यम से मैं उनको श्रुति स्मृति परंपरा को सप्रमाण बता पाती हूँ। जैसे जब हम कोई लोक कथा पढ़ते हैं तो हम स्मृति के झरोखे से अतीत के परिवेश में प्रवेश करते हैं, संस्कृति से मिलते हैं, लेकिन वहां रुकते नहीं। एक नए अर्थ के साथ हम वापस आते हैं। वह नया अर्थ वर्तमान से जुड़ता है और इस प्रकार वह शाश्वत समय को जोड़ता है। मैं यहाँ बलपूर्वक यह कहना चाहती हूँ कि भाषा वह सर्वाधिक टिकाऊ तकनीक जिसे आज हम सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी कह रहे हैं है, जिस पर भारत की पूरी ज्ञान परंपरा टिकी है और लोक ने उसे सहेज कर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया है। लोक कथाएं, लोकगीत, लोकोक्तियां, लोक परंपराएं वैदिक ज्ञान परंपरा का व्यावहारिक पक्ष हैं। लोक साहित्य शिक्षा का माध्यम हुआ करते थे। जो नैतिक शिक्षा आज हम अपने विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयों में मॉड्यूल तैयार करके पढ़ाते हैं, परीक्षा लेते हैं, विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए पढ़ते हैं, नैतिक शिक्षा कितनी ग्रहण करते हैं वह एक सवाल बनकर रह जाता है। वही नैतिक शिक्षा हमारी दादी नानी किसी एक लोकगीत, लोक कथा या लोकोक्ति के माध्यम से बड़ी सरलता से दे दिया करती थी। वर्तमान समय में वह परंपरा विलुप्त हो रही है। मेरा मानना है कि विश्वविद्यालयों में लोक साहित्य विभागों की स्थापना होनी चाहिए तथा लोक साहित्य का गंभीरता पूर्वक अध्ययन होना चाहिए। इसका अध्ययन भाषा विज्ञान की तरह होना चाहिए क्योंकि दोनों ही वाक परंपरा से हैं और दोनों का आपस में बड़ा गहरा संबंध है। भाषा का विकास, संस्कृति का विकास तथा ज्ञान परंपरा का विकास समानांतर हुआ है। लोक साहित्य वह प्रणाली है जहां यह विकास परंपरा दर्ज हुई है। मैं अपने विद्यार्थियों को उदाहरण देकर यह सब बताती हूँ। इसके माध्यम से उनके समक्ष शोध के नए आयाम खुलते हैं। आज हम देखते हैं कि छात्रों की श्रवणशीलता में कमी आई है। लोक साहित्य में एक बड़ा ही प्रबल श्रव्य तथ्य होता है जो हमारी समग्र चेतना को केंद्रीकृत कर लेता है। हम चाहे लोक कथा सुने या लोकगीत, हमारी समग्र चेतना उसके साथ यात्रा करने लगती है। यह तथ्य पूरे विश्व के लोक साहित्य के लिए सत्य है। लोक साहित्य का अपना अलग व्याकरण होता है, अलग प्रकार का सौंदर्य शास्त्र होता है, सृजन की एक भिन्न भावभूमि होती है। मैं अपने एमए के छात्रों को जब लोक साहित्य पढ़ाती हूँ तो इसके अध्ययन के सभी पक्षों की विस्तृत चर्चा करती हूँ। मैं देखती हूँ कि वह रुचि लेकर बड़े ध्यान से यह सब सुनते हैं और कभी जब कक्षा से बाहर आकर कोई छात्र कहता है कि मैं लोक साहित्य पर पीएचडी करना चाहता हूं तो मन प्रसन्न हो जाता है, श्रम सार्थक हो जाता है। इसी के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करती हूँ। मुझे यहाँ अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रेरणादायक वक्तव्य के लिए तथा हिंदी साहित्य शिक्षण के व्यावहारिक पक्ष पर अपने विचार रखने के लिए डॉक्टर अनीता शुक्ला जी को हार्दिक धन्यवाद। हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि की उपयोगिता पर प्रकाश डालने हेतु अध्यक्षीय भाषण के लिए अब मैं हाँ प्रोफेसर काशीनाथ, हाँ डॉक्टर काशीनाथ जी, हाँ 5 मिनट के लिए परिचर्चा सत्र है क्षमा जी। कीजिए जी। हाँ 5 मिनट अध्यक्षीय के लिए अभी अभी हमने 3 देशों के छात्रों और प्राध्यापकों को सुना। तो इनको सुनने के बाद 5 मिनट के लिए हम विचारों का आदान प्रदान करेंगे।
मैं सबसे पहले मुंबई से डॉक्टर रविंद्र कात्यायन जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें। संक्षेप में डॉक्टर रविंद्र कात्यायन जी। जी आप नमस्कार मैडम। जी 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 बताइए आप। नहीं, आप नानावती महिला महाविद्यालय में कार्यरत हैं। जी, कृपया अपनी टिप्पणी दें। नमस्ते मैडम, आप सबको प्रणाम। आज मैंने विभिन्न देशों के जो छात्रों और वहाँ के अध्यापकों के बारे में और उनसे वहाँ के हिंदी शिक्षण के बारे में जाना। सच तो ये है कि हम लोग जो है बहुत सी चीजें नहीं जानते हैं कि विदेशों में और दूसरे देशों में हिंदी का अध्ययन अध्यापन किस स्तर पर और कैसे हो रहा है। तो मैं साधुवाद देता हूँ जो आज के जो है बोलने वाले अ, वक्ता हैं, उसमें खास तौर से इंडोनेशिया के लिए जो मैं कहना चाहता हूँ, यजत त्रिपाठी और जसमीत कौर जी को मैं साधुवाद देता हूँ कि आप लोगों ने जिस तरह से हिंदी के परचम को वहां लहराया हुआ है और जिस तरह से उस ध्वजा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी जो हिंदी है विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है ही। विश्व में अगर हम देखें तो पहले दूसरे नंबर की लड़ाई चलती रहती है, लेकिन हमारी भाषा दुनिया में बहुत ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है। और उसके पीछे आप जैसे जो भाषा के सारथी हैं, जो भाषा के लिए मेहनत करने वाले लोग हैं, उनका बहुत बहुत साधुवाद है। जिस तरह की गतिविधियां खास तौर से जहां ऐसा दुनिया का एक ही देश है जहां 365 दिन रामलीला होती है, और वो है इंडोनेशिया का बाली, और मैं वहां जा चुका हूँ। और मैं सच कहता हूँ वहां जिस प्रकार से आप लोग अ, अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, जिन कोशिशों से आप वहां पर बच्चों को भाषिक कौशल और लेखन अध्यापन कर रहे हैं, पत्र लेखन सिखा रहे हैं जो आपने कहा, तो ये स्किल सिखाने के बाद बच्चों को कम से कम अपनी जड़ों से जुड़ना, अपनी भाषा के प्रति सम्मान करना उन्हें सीखने को मिल रहा है। तो बहुत बहुत आपको साधुवाद है। यजत त्रिपाठी जैसे छात्र जो है उनका भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि अब तो ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में उनको नौकरियां भी मिल सकती हैं और वो दूसरे देशों में भी हिंदी के लिए नौकरी कर सकते हैं। जैसे चीन और दूसरे देशों के बच्चों को नौकरियां यहाँ मिल रही हैं, तो उनको अपनी भाषा इंडोनेशिया और हिंदी आती है, तो उसके लिए नौकरी की कोई कमी नहीं। और जसमीत कौर मैडम का भी बहुत बहुत मैं साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने हिंदी की जो गतिविधियां बताई और जिस तरह से वो वहां पर काम कर रही हैं हिंदी के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। और अपनी भाषा और अपने साहित्य से जुड़े रहने में हमें हमेशा गर्व का अनुभव होता है। मैं डॉक्टर माधुरी मैडम को भी साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने ये अवसर उपलब्ध कराया कि हम सब एक दूसरे से बात कर सकें और एक दूसरे के सामने इस तरह मुखातिब होकर एक दूसरे को सुन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। डॉक्टर रविंद्र कात्यायन जी को हृदय से धन्यवाद है। धन्यवाद। भारत के भारत के असम राज्य से डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय की प्रोफेसर पुष्पा सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। उन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि वे भी संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करें। प्रोफेसर पुष्पा सिंह जी। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। सर्वप्रथम मैं माधुरी जी को नतमस्तक हूँ जो आपने मुझे आभासीय मंच पे मौका दिया। इस मंच पे जुड़े जितने भी विद्वत वृंद हैं, सबको मेरा नमन। और जब मैं आपसे मॉरिशस में मिली थी तो मैंने कहा था कि मॉरिशस की भूमि पे हिंदी हंस रही है, लेकिन भारत में वो हिंदी अब हंस नहीं रही है। तो यह मंच जब जब मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हिंदी किस तरह से हंसते हुए खिलखिलाते हुए अग्रसर हो रही है।
तो जब मैंने छायावाद पर जब यजत त्रिपाठी जी ने बात की तो मैंने देखा कि छायावाद पर विचार करना इंडोनेशिया में बैठकर कितनी बड़ी बात है। जो निराला की कविताओं पर जो छायावाद से प्रगति तक वाद तक की बात कर देते हैं। अब हम आते हैं श्रीलंका पर। एमएल संदुनी जी जो एक छात्र हैं, उन्होंने अमृत लाल नागर की जो सुहाग के नुपुर पर जो चर्चा की, उन्होंने जो बात की कि जो व्यक्ति है वह कर्म से श्रेष्ठ होता है, जन्म से श्रेष्ठ नहीं होता है। चाहे स्त्री की शोषण होती ही आ रही है, और शायद जब तक मन स्थिति परिवर्तित ना हो तब तक शोषण होते ही रहेगा। तो यहाँ हम यही देखते हैं कि चाहे स्त्री कुलीन समाज की हो या वेश्यावृत्ति से जुड़ी हो, हर स्त्री का एक मन होता है। और उन्होंने अंत में यही कहते हुए कहा कि स्त्री के मन को समझो और उसके कर्म को प्रधानता दो। तो उस उपन्यास की जो बारीकियों को उन्होंने वर्णन किया, उससे मुझे यह समझ आया कि कलैनिया विश्वविद्यालय में हिंदी की पढ़ाई कितने उम्दा ढंग से हो रही है, कि बच्चे उसकी तह में जाकर उसे पकड़ रहे हैं और उसका निचोड़ निकाल रहे हैं कि किस तरह से नारी शोषण को हम किस बदल सकते हैं। तो जो वहां पे पढ़ाते सुश्री जननी मुदागे जी ने जो बात वहां पे पाठ्यक्रम की, सबसे पहले तो मैं वहां विश्वविद्यालय के जो पाठ्यक्रम है उसको साधुवाद देती हूँ कि एक उत्तम पाठ्यक्रम है, जहाँ पे कहानी, एकांकी, कविता, उपन्यास, जिसका प्रमाण हम देख चुके हैं एमएल संतुनी जी के व्याख्यान से, उनकी प्रस्तुति से हम देख चुके हैं कि विद्यार्थी कितना मेहनत करते हैं और हिंदी को कितने सशक्त ढंग से लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार वहाँ का पाठ्यक्रम तो उम्दा है ही, उसके साथ जो वे लोग विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, अनुवाद के जरिए, नाटक के जरिए, सिनेमा के जरिए, बोल रही है कि 16 सिनेमा दिखाया जा रहा है, यानी कि सिनेमा के कारनामों के जरिए हिंदी का प्रचार प्रसार करना और समाज को दिखाना एक बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार गाना, सिनेमा, नाटक के जरिए जो वहाँ का हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है, इसके लिए मैं नतमस्तक हूँ और मैं सदैव साथ रहूंगी। और मैं चाहूंगी कि हिंदी का प्रचार प्रसार आपके माध्यम से होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद प्रोफेसर पुष्पा सिंह जी। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल की परामर्शदाता डॉक्टर अरुणा अजित सरिया जी भी जुड़ी हुई हैं। आपसे मैं आग्रह करती हूँ कि आप भी संक्षेप में अपनी टिप्पणी, अपना प्रश्न या विचार प्रस्तुत करें। डॉक्टर नमस्कार। अरुणा जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं माधुरी जी को बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि हिंदी में अभिव्यक्ति की जो श्रृंखला चल रही है उसमें मैं जब भी बैठती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा प्रभावित होती हूँ कि वे मॉरिशस की धरती में बैठ करके हिंदी के प्रचार और प्रसार में पूरे विश्व को जोड़ रही हैं। और ये काम आप जितनी सुचारू रूप से कर रही हैं वो सच में अभिनंदनीय है। आज जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो लगा कि अलग अलग विधाओं में अलग अलग काल के साहित्य को अलग अलग देशों के विद्यार्थियों ने और उनके शिक्षकों ने सबका परिचय करवाया। उसमें मैं बधाई देना चाहूंगी भारत से अनुराग तिवारी जी को, जिन्होंने तेवरी काव्य का परिचय हमारे श्रोतागणों को दिया। तेवरी काव्य जो है वो विधा के रूप में कुछ नया है, लेकिन संवेदना के रूप में पहले से ही चला आ रहा है। संवेदना ये है कि धरती से जुड़े काव्य में जो जीवन में जो विसंगतियां हैं उनको उभार करके छोड़ नहीं देते हैं, उसका समाधान भी देते हैं। तो ये धरती से जुड़ा हुआ काव्य है और इसमें अभिव्यक्ति बहुत ही यथार्थवादी है, जिसके कारण कि ये काव्य बहुत मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी से बहुत ज्यादा प्रेरित और प्रभावित हो रही है। और कविता
को युवा पीढ़ी के साथ जोड़ने का काम जो ये तेवरी कविता कर रही है वो अपने आप में भी प्रशंसनीय है। अब मुझे लगता था, मैं कोशिश कर रही थी कि आपको उसका एक उदाहरण सुना सकूं, लेकिन वो मैं इतनी जल्दी में निकाल नहीं पाई हूँ। लेकिन कभी मौका मिलेगा तो मैं इसका उदाहरण आपको फिर दूंगी। आज बस तेवरी कविता से पूरी हमारी जो श्रोता मंडली है उसका परिचय करवाने के लिए फिर से अनुराग तिवारी जी को बहुत बहुत बधाई। और आप माधुरी जी इस प्रशंसनीय काम को इस तरह से कर रही हैं, वो आप हमेशा करती रहें। हिंदी का परचम फैलता रहेगा, पूरे विश्व में फैलेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 मिनट का परिचर्चा सत्र यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम अध्यक्षीय वक्तव्य की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर काशीनाथ जी को मैं मंच सौंपती हूँ। धन्यवाद मैडम। हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि की उपयोगिता पर प्रकाश डालने के लिए अध्यक्षीय भाषण के लिए अब मैं प्रोफेसर सुरेंद्र गंभीर जी को आमंत्रित करता हूं। आप हिंदी भाषा के सामाजिक तथा भाषा वैज्ञानिक पक्ष पर गंभीर अध्ययन और प्रामाणिक शोध के लिए ख्याति प्राप्त हैं। आपने गयाना, त्रिनिदाद, सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी और अमेरिका के प्रवासी भारतीयों की भाषाओं से संबंधित भाषा विकास और भाषा ह्रास के पहलुओं पर अत्यंत विशिष्ट कार्य किया है। आपकी 6 पुस्तकें तथा 100 से भी अधिक शोध पत्र विश्व की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आप अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज के भाषा विज्ञान में लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं। आपको केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा पद्म भूषण, डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण पुरस्कार के अतिरिक्त अन्य अनेक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अध्यक्षीय भाषण के लिए प्रोफेसर सुरेंद्र गंभीर जी को हम आमंत्रित करते हैं। आपका स्वागत है महोदय। सब विद्वजनों को बहुत बहुत मेरा प्रणाम। आज के मंच से जुड़कर मुझे जो प्रसन्नता हुई है उसके लिए मैं प्रसन्नता से ऊपर उठकर एक और शब्द का प्रयोग करना चाहता हूं कि मैं आज गदगद हूं। आज बहुत अच्छा लगा मुझे। अनेक वर्षों के इस काल में मैंने बहुत से विद्वजनों को सुना है, बहुत आनंद होता था, लेकिन आज युवा पीढ़ी के लोगों को सुनकर जो मुझे आनंद हो रहा है उसका मैं वर्णन शब्दों में नहीं कर सकता। विभिन्न देशों में जो मेरा अपना शोध कार्य है उससे ये बहुत स्पष्ट हुआ है कि अगर भाषा युवा पीढ़ी तक पहुंचती है तो भाषा आगे चलेगी, तो उसका भविष्य उज्जवल है। तो आज विभिन्न देशों से वक्ताओं के वक्तव्य को सुनने के बाद मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और भाषा विज्ञान की दृष्टि से मैं ये बात कह सकता हूं कि साहित्य पढ़ने से ही हमारी भाषा का विकास होता है। साहित्य में अनेक प्रकार के शब्दों का, अनेक प्रकार की अभिव्यक्तियों का प्रयोग होता है और उसके माध्यम से हमारी भाषा का विकास बहुत सरलता और सहजता से होता है। भाषा में, हमारी हिंदी भाषा में एक विशेष बात है जिस पर ध्यान दिलाना चाहूँगा
और वो है कि भाषा में भाषा द्वैत है, जिसको अंग्रेजी में डाइग्लॉसिया कहते हैं। उसका अर्थ है कि बोलचाल की भाषा और साहित्य की भाषा में शब्दावली में अंतर रहता है। जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो इसकी अनुभूति हमें हो जाती है। और इसके अतिरिक्त हिंदी में संस्कृत की सहायता से जो नए नए शब्दों का निर्माण होता है, हर लेख में आपको नए शब्द मिलेंगे जो शायद शब्दकोश में ना हो। तो समास और संधि की जो विधाएं हैं व्याकरण में, उनके कारण से जो नए नए शब्दों का निर्माण होता है, उसका भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो साहित्य पढ़ने से हमारे शब्दावली का विकास निश्चित रूप से होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर एक और भाषा विज्ञान की दृष्टि से एक और बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिंदी में जो वाक्य में शब्द क्रम होता है, वर्ड ऑर्डर, वो थोड़ा लचकीला होता है अंग्रेजी की तुलना में। देखिए आप, अंग्रेजी में शब्दों का जो क्रम है वाक्य के अंदर, वो इतना लचकीला नहीं होता, इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता वो। लेकिन हिंदी में हम वाक्य के शब्दों का क्रम को इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन उसकी सीमाएं हैं, उसके कुछ नियम हैं, उसके कुछ, और कुछ नियम समझने बहुत सरल हैं और कुछ नियम उसके बड़े जटिल भी हैं। तो उसका सबसे अच्छा जो एक माध्यम है सीखने का कि हिंदी में शब्द क्रम को किस प्रकार से अलग अलग रूप से कहा जा सकता है, वो है साहित्य को पढ़ना, साहित्य का गहन अध्ययन। उससे अपने आप ही एक जो इनपुट हमें प्राप्त होता है, उस इनपुट के माध्यम से मस्तिष्क के अंदर ये बात अपने आप समाविष्ट हो जाती है कि शब्द क्रम का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए। भाषा विज्ञान की दृष्टि से एक और बात जो बहुत ध्यान देने योग्य है कि जो इनपुट है, किसी चीज को पढ़ना, सुनना, ये इनपुट है भाषा की, वो सबसे बड़ा एक माध्यम है भाषा का अधिग्रहण करने का। भाषा का अधिग्रहण इनपुट के माध्यम से होता है और उसके बाद फिर उसकी अभिव्यक्ति होती है उसकी। तो जितना हम साहित्य का इनपुट लेंगे और उसके माध्यम से फिर अभिव्यक्ति हमारी जो है वो किस प्रकार से संपुष्ट होती जाएगी धीरे धीरे, इसमें कोई संदेह नहीं होता। बिल्कुल, ये बिल्कुल एक प्रमाण सिद्ध बात है ये। तो इनपुट पर ध्यान देने के लिए साहित्य का जो प्रयोग है, साहित्य का जो उसकी जो उपयोगिता है, वो बड़ी स्पष्ट है बिल्कुल। तो ये भाषा विज्ञान की दृष्टि से कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी। अब इसके अतिरिक्त कुछ और चीजें हैं जो भाषा विज्ञान की दृष्टि से हटकर जो साहित्य में हमें प्राप्त होती है, जो साहित्य से आनंद प्राप्त होता है हमें, अलग अलग रस है उसके अंदर। कभी कभी 8 रसों की बात होती थी, फिर 9 रसों की बात होती थी, आजकल 11 रसों की बात होती है। उसमें वीर रस है, उसमें भक्ति रस है, उसमें हास्य रस है, उसमें अद्भुत रस है, उसमें श्रृंगार रस है, और इसमें इस प्रकार के कुछ और रस हैं उसके अंदर, जिसकी अनुभूति हमें साहित्य की अलग अलग विधाओं में होती है। सुभद्रा कुमारी चौहान की जब कविता कि सिंहासन हिले उठे, क्या थी, सिंहासन हिल उठे भ्रिकुटी तान, याद नहीं आ रहा मुझे पूरा बिल्कुल, तो लेकिन सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भिकुटी तानी थी। अच्छा, लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली जवानी रानी थी। थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, की जो वीर रस की कविताएं हैं। और उसके बाद फिर काका हाथरसी की, अशोक चक्रधर जी की जो कविताएं हैं, हास्य रस से पूर्ण कविताएं हैं, उससे हास्य रस की अनुभूति होती है।
इस प्रकार से तुलसीदास का रामचरितमानस पढ़ते हैं हम लोग, तो उससे हमें भक्ति रस की अनुभूति होती है। इस प्रकार से अन्य रसों की भी अनुभूति हमें होती है। और फिर सुमित्रा नंदन पंत, निराला जी की कविताएं पढ़ते हैं तो उससे हमें शांत रस और की अनुभूति होती है, वगैरह वगैरह। तो अनेक रस है उसके अंदर। तो अनेक अनेक प्रकार के रसों की अनुभूति से जो आनंद प्राप्त होता है वो एक बहुत बड़ा एक माध्यम है आनंद प्राप्त करने का जीवन में। और फिर जो एक कल्पना शक्ति है उसका विस्तार होता है हमारा भी। कवि की कल्पना शक्ति तो असीम है बिल्कुल। और हिंदी में कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कवियों की जो अनुभूति है, वो जो उनकी जो कल्पना शक्ति है, उसका असीम प्रयोग है उसका बिल्कुल। तो उसको पढ़ने से हमारी भी जो कल्पना शक्ति है उसका विस्तार होता है। तो साहित्य को पढ़ने से अनेक प्रकार के भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से और अन्य दृष्टियों से बहुत उसके लाभ हैं उसके बिल्कुल। और उसका आज हमने जो दिग्दर्शन देखा अपने आज के वक्तव्यों में, वो बहुत ही एक आनंददायक था और उसको सुनकर बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके लिए मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ। और इस मंच को वैश्विक स्तर पर लाने के लिए माधुरी जी का, विश्व हिंदी सचिवालय का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने युवाओं को ये मंच प्रदान किया। और युवाओं के मंच को प्रदान करने से युवाओं में इसकी रुचि, भाषा के प्रति रुचि बढ़ेगी, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। तो इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। और सब वक्ताओं को, और जो बहुत वैदुष्यपूर्ण भी वक्तव्य थे आज, कुछ आचार्यों के, जो अनिता शुक्ल जी का और जसमीत कौर जी का जो वक्तव्य था, और एक दो और वक्तव्य थे, उन सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत से उन्होंने साहित्य के जो अलग अलग पक्ष थे उसको हम सबके सामने रखा। और उसके कारण से सबके को साहित्य के प्रति और अधिक आकृष्ट होने के लिए जो उन्होंने एक 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 एक, एक कुछ कारण प्रस्तुत किया हमारे सामने, वो बहुत अभिनंदनीय है। और उसके लिए मैं बहुत आज प्रसन्न हूँ और सबको बधाई देता हूँ। और माधुरी जी को विशेषकर इस मंच को, ये मंच प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस विचारोत्तेजक अध्यक्षीय भाषण के लिए प्रोफेसर सुरेंद्र गंभीर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इस आभासी कार्यक्रम के अंत में पहुंच चुके हैं। सभी संस्थाओं के अधिकारियों तथा छात्र प्रतिभागियों को धन्यवाद देने के लिए आ रहे हैं। हिंदी से प्यार है अमेरिका से अनूप भार्गव जी, आपका मंच पर स्वागत है। अनूप भार्गव जी। धन्यवाद काशीनाथ जी। मैं समय की तरफ देख रहा हूँ, हम पहले ही समय से अधिक जा चुके हैं, तो मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा और मैं उन बातों को भी नहीं दोहराऊंगा जो कि वक्ता पहले ही कह चुके हैं। आप सब लोग समझते हैं और आप उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ नाम लेना चाहूंगा और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो प्रयास है जो माधुरी जी ने शुरू किया है, उसको मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि हर महीने हम लोग ये जो 2 कार्यक्रम कर रहे हैं और इन कार्यक्रमों के जरिए जो हम विश्व के अलग अलग देशों से अलग अलग संस्थाओं को जो हम जोड़ रहे हैं और एक वैश्विक नेटवर्क तैयार कर रहे हैं, उसको मैं साधुवाद देना चाहूंगा। इसके जरिए हमें एक दूसरे से सीखने का मौका मिल रहा है। हमारे जो अनुभव हैं वो हमें एक दूसरे को सिखाने के लिए बहुत मदद करते हैं। जो गलतियां हमने एक ने की हैं वो जरूरी नहीं कि किसी दूसरे को भी वही गलतियां करें, और जो अच्छी बातें हमने सीखी हैं वो अगर हम दूसरों से साझा कर सकें तो दूसरे भी उससे सीख सकते हैं। तो इस दिशा में एक ये बहुत ही सार्थक प्रयास हो रहा है। इसके लिए मैं साधुवाद देना चाहता हूं विश्व हिंदी सचिवालय को और माधुरी जी को। और स्वाभाविक है कि जो आज के जो वक्ता हमारे साथ जुड़े, इंडोनेशिया से, श्रीलंका से और भारत से, मैंने तीनों छात्रों को सुना।
यज त्रिपाठी जी, संदनी प्रसंगिका जी, अनुराग तिवारी और उनके साथ में जो उनके जो प्रशिक्षक हमारे साथ जुड़े, जसमीत कौर जी, जननी मुदागी जी और अनीता शुक्ल जी, उन तीनों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपने अनुभवों को और अपनी बातचीत को हमारे साथ साझा करने के लिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। सुब्रा जी, आप कार्यक्रम को औपचारिक रूप से समाप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। सुरेंद्र गंभीर जी को मैं धन्यवाद देना भूल गया। सुरेंद्र गंभीर जी का मुझ पे निजी स्नेह रहा है, उनका मुझे साथ मिलता रहा है, उनको आज सुनने का मौका मिला, उन्हें विशेष रूप से धन्यवाद। हिंदी से प्यार है अमेरिका के संस्थापक अनूप भार्गव जी को, आदरणीय अनूप भार्गव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस आभासी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप सबको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। नमस्कार। कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं।